नमस्कार मित्रों। कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का चौथा पाठ है आज हमारे। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। यानी इस पुस्तक के सभी पाठ बेहद इम्पोर्टेंट है, एक से बढ़कर एक है और उनमें से एक है ये चौथा अध्याय, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। आप देखेंगे इसमें से रेट में भी सवाल आए हैं बजटी वाला। तो आइए अध्ययन करते हैं बिना समय गवाए। आरंभ करते हैं। हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे चौथा अध्याय। तो किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। यानी आप कहीं भी चले जाओ, उस क्षेत्र की वेशभूषा यानी पहनावा वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। यानी कैसी जलवायु है? अगर गर्म जलवायु क्षेत्र है तो वहाँ लोग हल्के कपड़े पहनेंगे। अगर ठंडे क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ आपको लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते मिलेंगे। तो एक तरीके से जलवायु का वेशभूषा पर कैसे प्रभाव पड़ा आपने समझा। उपलब्ध संसाधनों और फिर दूसरी बात है वहाँ कैसी उपलब्धता है, उस आधार का भी फर्क पड़ता है। उसी आधार पर लोग वहाँ ज़्यादा उपयोग करते हैं और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है लोगों की संस्कृति क्या है, लोग किस धर्म को मानते हैं, उस धर्म विशेष या उस समुदाय विशेष की क्या रीति रिवाज है, उस आधार पर वेशभूषा प्रभावित होती है। चाहे आभूषण हो, चाहे वस्त्र हो, कुछ भी हो। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थान में भी आधुनिक दौर में भी लोग पुराने पारंपरिक कपड़े पहने हुए आपको नजर आएंगे। तो इसकी मुख्य विषय कारण है संस्कृति। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात इसका रंग बिरंगापन है। क्या है? रंग बिरंगापन। संस्कृति यानी क्षेत्र विशेष का की बोली, पहनावा, खाना, रहन सहन, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की वेशभूषा कैसी है? रंग बिरंगी है। लेकिन फिर भी लाल रंग में जितनी विविधता उतने प्रकार मिलते हैं, ये अद्भुत है। इन लाल रंग में यहाँ बहुत ही मिश्रण आपको मिलता है देखने को राजस्थान की वेशभूषा में। इसलिए तो कहा भी गया है, क्या कहा गया है? थार मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोलो दूजी मारवाड़ तीजो कसूमल रंग, अर्थात लाल रंग। यानी ये दोहा दे के एग्जाम में पूछा भी गया था। यानी कसूमल रंग शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग के लिए। यानी मारू थारे देश में उपजे तीन रंग, तीन रतन यानी तीन अमूल्य चीज यहाँ मिलती है। एक तो डोला यानी शवे, प्रेमी के लिए कह सकते हो। दूसरी मरवण यानी प्रेमिका। तीसरा है यहाँ का लाल चुरक रंग यानी कसूमल है। कसूमल शब्द लाल रंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट तथ्य के बाद हम देखते हैं पुरुष परिधान। यानी राजस्थान में पुरुषों के कपड़े एग्जाम में पूछा भी जाता है, रेट में पूछा भी गया था पगड़ियों के बारे में। तो कालीबंगा और आड़ सभ्यता के काल से भी राजस्थान में सूती वस्त्र का चलन था। बेहद ही इम्पोर्टेंट। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले? तो कालीबंगा और आड़ सभ्यता से मिले हैं। इन स्थानों से उत्खनन से प्राप्त हुई रुई कातने के चक्कर और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कैसे पता चला? कालीबंगा और आहड़ में रुई का प्रयोग होता था। तो रुई कातने के ये चक्कर और तकली यहाँ से मिले हैं, जिनका उपयोग रुई से धागे बनाए जाते थे काट कर। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यानी उस समय आम लोगों में कपड़ों का प्रचलन कम था। ये परिपाटी उसे आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान प्रत्येक गांव धोती ऊपर ओढ़नी के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल ही है। तो अंगरखी का वस्त्र है, ये कौन सी मौसम का है? तो ये सर्दी के मौसम का है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा कम काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। यानी पुरुष कैसे? चपे हुए यानी मांडने बनाए हुए, ऊपर सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। यानी धोती कहाँ तक पहनी जाती थी? घुटनों तक, और अंगरखी जांघों तक। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधान में भी अंतर था।
यानी जैसा व्यवसाय वैसे कपड़े लोग पहनते थे। किसान के अलग, सुनार के अलग, कुम्हार के अलग, शासक वर्ग के अलग होते थे। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजा के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इन राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, इन राजाओं की कैसी पगड़ियाँ पहनते थे राजा? तो मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ। कौन पहनते थे? राजा पहनते थे। दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ व मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क में इन परिधानों में विविधता में परिवर्तन आया। जब मुगलों से संपर्क हुआ मध्यकाल में, मुगल काल में, तो राजस्थान में भी पहनावे में फर्क आया। इन मुगलों की नकल की जाने लगी। यहाँ भी पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ, जैसे अटपटी यानी वेद इम्पोर्टेड, ये ध्यान रखें। अमरशाही पगड़ियों के प्रकार, आपको अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही देखिए पूछ लेंगे ये निम्न में से क्या है? अंगरखियों के प्रकार है, ओढ़नियों के प्रकार है, पगड़ियों के प्रकार है, ओढ़नी का है, या और किसी वस्त्र का नाम दे देंगे तो आपको अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य हैं। यानी ये पगड़ियों के प्रकार है। बेहद ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखें कौन कौन सी पगड़ियाँ हैं। यहाँ अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही और शाहनशाही, ये क्या है? तो ये राजस्थान में पगड़ियों के प्रकार है। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेश और आकार में अंतर था। जैसे व्यवसाय वैसी पगड़ी बांधने की स्टाइल और पगड़ी का बनावट, पगड़ी का रंग सभी अलग अलग होता था। तो कैसे होता था देखो, सुनार आटे वाली पगड़ी, यानी आटे वाली पगड़ी कौन पहनता था? सुनार। बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी, बंजारे कैसी पगड़ी पहनते थे? मोटी पट्टेदार। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का भी रिवाज था, यानी जैसा मौसम वैसे मौसम के अनुसार भी रंगीन रंगीन पगड़ियाँ पहनते थे। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, तो आप याद रखें मोठड़े क्या है? तो मोठड़े भी पगड़ी का प्रकार है जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती थी। लहरिया श्रावण मास में, लहरिया पगड़ी है वो श्रावण मास में पहनी जाती थी। दशहरे में मद्दी व फूल पत्ती वाली सफाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाते थे। दशहरे में कैसे पर मदिल तथा फूल पत्ती की सफाई वाली पगड़ी कब पहनते थे? होली पर। पगड़ी की चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेश, बालबंदी, दुगदुगी, गोसपेश, पसेवड़ी, लटकन, फतेहपेश आदि का प्रयोग होता था। यानी ये क्या थे? ये पगड़ी को आकर्षक बनाने के लिए उसके अंदर पगड़ी के ऊपर पहने जाते थे, पगड़ी के अंदर लगाए जाते थे। क्या? तुर्रे, सरपेश, बालबंदी, दुगदुगी, गोसपेश, पचेवड़े, लटकन, फतेहचेप आदि प्रयोग होता था। उस वर्ग के लोग सीरा व फेंटा बांधते थे। तो उस वर्ग के लोग क्या बांधते थे? सीरा व फेंटा। बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य पगड़ियों के बारे में। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में ये कहावत प्रचलित है, पगड़ी की लाज रखना। राजस्थान में कहावत प्रचलित है, यानी पगड़ी की लाज रखना, यानी अपना मान सम्मान रखना। इसका प्रयोग तेज धूप में सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा भी आज भी विद्यमान है। यानी पगड़ी का पर्सनल आज की सामाजिक युग में भी है, आधुनिक युग में भी है। यानी लोग कलर कलर की पगड़ी विविध समय पर पहनते हैं और पगड़ी बंधाने की रस्म भी होती है, ये भी हम आगे देखेंगे। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार प्रयुक्त हुई और इसे विविध नामों से जब पुकारा जाने लगा। अंगरखी को क्या क्या नाम दिए गए? अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार बनाए जाने लगा, जिन्हें तनसुक, दुतई, या तनसुक, दुतई, ये किसके नाम है? अंगरखी के नाम है। अगले पेज में और देखते हैं अंगरखी को और किस नाम से जाना जाता है। गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि कहते हैं। यानी अंगरखी के विभिन्न नाम है। तनसुख है, दुतई है, गाबा है, गदर है, मिर्जाई है, डोडी है, कानो है, डाला आदि कहते हैं। यानी ये अंगरखी के विभिन्न नाम याद रखें। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती है। सर्दी के मौसम में इसमें रुई भरी जाती है। शरद ऋतु में कंधों पर खेस, शॉल, पागड़ी डाले लिए जाते हैं। यानी ये एक सदर के रूप में होते हैं, खेस, चाल, पागड़ी, जो सर्दी के मौसम में ओढ़ने के काम में आते हैं। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा यानी पैंट और शर्ट कोट को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्वस्वीकृति परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग ही
अपना स्थान बनाए हुए है। यानी राजस्थान का बंद गले का कोट है जोधपुरी कोट, जिसे राष्ट्रीय पोशाक, जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। ये अपनी अलग ही पहचान प्राप्त किए हुए है। पुरुष परिधान के बाद आइए देखते हैं स्त्री परिधान। एग्जाम का सबसे फेवरेट यही रहता है। स्त्रियों की या तो ओढ़नी के बारे में पूछा जाता है, या किसी ऋतु विशेष या त्यौहार विशेष या किसी विशेष मौके पर पहने जाने वाले ओढ़नी या लहंगा या परिधान के बारे में सवाल आते रहते हैं। तो स्त्री परिधान में देखें, जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है, उसी प्रकार स्त्री परिधानों के भी अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्री एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। यानी अधो वस्त्र जो कि वर्तमान में क्या है, घाघरा नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा का अलंकरण सपाइयों का शिंदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा ये परंपरा आज भी दिखाई देती है, देखी जा सकती है। यानी जो प्राचीन परंपरा थी सफाई कशिंदा कार्य कपड़ों पर अलंकरण, वो आदिवासी जातियाँ है, उसमें आज भी जो घुमक्कड़ जातियाँ आदिवासी जातियाँ है, उसमें आज भी ये रिवाज दिखाई देते हैं। ये तरीके है, ये इसी टाइप के ये कपड़े ये जातियाँ पहनती है। पारे में जो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। यानी लहंगा और घाघरे में अंतर यही है कि घाघरा बड़ा होता है, ज़्यादा कपड़े का इस्तेमाल होता है, और लहंगा में उसमें थोड़ा कम कपड़े का इस्तेमाल होता है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एंड बेहद इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। यानी कुर्ती ज़्यादा मारवाड़ क्षेत्र में पहनी जाती है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाह वाली अंगियाँ पहनी जाती है। कांचली बाह वाली अंगियाँ बाहें होती है इसके, ये कुर्ती और कांचली लहंगे के ऊपर पहनी जाती है शर्ट की जगह। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे, यथा चोल, ये साड़ियों के नाम है, याद रखें विशेष तौर से चोल, निचोल, पट, दुकुल, मचक, वसन, शीर पटोरी, सोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावड़ी साड़ी आदि ये साड़ियों के विशेष नाम है, आप याद रखें। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। चूंदड़ी और लहरिया भी क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में चूंदड़ी और लहरिया क्या है, ऑप्शन में आए साड़ी, तो ये क्या है, एक तरह की साड़ी है। स्त्रियों के परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिनमें जमादानी यानी जामादानी, किमखाब, टच्चर, चीट, मलमल, मखमल, पारसा, मचरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर ए बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फारूक शाही शीट, बाप्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम भी क्या है, जाना जाता है स्त्री परिधान को विशेष कपड़े। तो याद रखें, इनमें से कुछ 3 आशार का नाम देके पूछ लिया, निम्न में से क्या है, तो ये क्या सब है, स्त्री परिधान है। आप 2-3 बार पढ़े, ये याद हो जाएगा। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं है। राजस्थान का जो कपड़ा उद्योग है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। सवाई जयसिंह ने कुल कितने कारखाने स्थापित किए थे, 36, जिसमें से कुछ कपड़ों से संबंधित भी थे। यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमश कपड़े चीले रंगे व छापे जाते थे। सीवन खाना में कपड़े चीले जाते थे, रंग खाना में कपड़े क्या किए जाते थे, छपाई रंगीन किए जाते थे, और छापा खाना में कपड़े क्या किए जाते थे, छापे जाते थे। छापा खाना में कपड़ों की रंगाई होती थी, रंग खाना में रंगाई, और छापा खाना में क्या होती थी, छपाई होती थी। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रंगरेज या नीलगर कौन है, नीलगर किसे कहते हैं, तो वो जो कपड़ों के रंगाई का कार्य करता है उसे रंगरेज या नीलगर कहते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, चापे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगर की प्रमुख है, यानी इनके कपड़े रंगे जाते हैं। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया एवं चुनरी है। इनके अलावा रंगरेज, सोकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि बातें तरह तरह की बातें रंगी जाती है कपड़ों के ऊपर। तो यहाँ विशेष रूप से आइए देखते, पोमसा का अर्थ
है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी यानी पोमछा। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो पोमछा का अर्थ क्या हो गया? कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमछा तथा बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमछा देने की परंपरा है। जब ये मातृपक्ष द्वारा दिया जाता है, यानी जब उसकी बेटी का पुत्र होता है बेटी को तो पीला पोमछा दिया जाता है, और पुत्री होती है तो गुलाबी पोमछा दिया जाता है। ये तथ्य याद रखें आप, विशेषकर एग्जाम में पूछा भी गया है। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बात की ओढ़नी, यानी तीज के अवसर पर कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है? तो लहरिया बात की ओढ़नी। तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। और पुरुष कौन सी पगड़ी धारण करते हैं तीज के अवसर पर श्रावण मास में? लहरिया पगड़ी। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों से बनाए जाते हैं। लहरिया 1 रंग का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 5 का भी होता है और 7 रंगों का भी होता है। 5 संख्या शुभ मानी जाती है। अंत मांगलिक अवसर पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। शुभ अवसरों पर कौन सा लहरिया पहना जाता है? पंचरंग लहरिया, यानी 5 रंगों का लहरिया। लहरिये कई बातें प्रचलित थी। लहरिये की भी कई बातें प्रचलित थी। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। तो याद रखें, कौन से लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिलता है? तो प्रतापशाही लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिलता है। ये जो पुत्री के जन्म पर गुलाबी और पुत्र के जन्म पर पीला पोमछा, ये तो एग्जाम पूछा गया है। तो अगले एग्जाम में इनसे पूछा जाएगा तो लहरिये के बारे में विशेष रूप से आप ध्यान रखें। लहरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगढ़ राजशाही लहरिया रंगते थे। कौन सा लहरिया रंगते थे? जयपुर के रंगरेज राजशाही लहरिया, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारिये केवल एक और हो तो ये लहरिया, तथा दोनों और एक दूसरे को काटती हुई हो तो ये मोठड़ा कहलाता है। तो ये देखो, लहरिये का विस्तार रूप ही मोठड़ा है। एक तरफ ऐसी रेखा है तो लहरिया, अगर ऐसे काटती है तो इसे क्या कहेंगे? मोठड़ा कहेंगे। समुद्र का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें सोड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 या 7 रंगों से बनता है। तो समुद्र लहर क्या है? ये भी एक लहरिया का प्रकार है जो जयपुर के रंगरेजों द्वारा रंगा जाता है। बद्ध तकनीक से सुंदरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। यानी बंदेज कला से सुंदरी बनाई जाती है। चुंदरी, कोई भी मांगलिक कार्य सुंदरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी सुंदरी का रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। ये जोधपुर की सुंदरी की विशेषता है। सीकर है शेखावटी की बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। सुंदरी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध हो गई? जोधपुर और शेखावटी की। आइए अगले पेज पे चलते हैं, आराम से अपने पाठ को पूरा करेंगे। पहले राजस्थान में मल्ल्यागिरी यानी मल्यगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। यानी एक विशेष प्रकार से वस्त्रों को रंगा जाता था, जैसे उनकी सुगंध वर्षों तक नहीं जाती थी। यानी कपड़े धोने के बाद भी कपड़ों में खुशबू आती थी। तो किससे रंगते थे? मल्यगिरी थे, यानी भूरे रंग से। सिटी पहले जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंग की अभी तक सुगंधित है। यानी ये इस तकनीक से बनाई गई थी कि उस कपड़े की खुशबू वर्षों तक न जाए। तो पूछा जाए किसकी ये बस जो अंग रखी हुई है वो अभी तक है सुगंधित है? ये सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में। वहाँ महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंग रखी हुई है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। अमोवा एक विशेष वस्त्र था जिसको पहनते कौन थे? शिकारी लोग, ताकि वो आसानी से दिखते नहीं थे। यानी खाकी रंग का था, आसानी से मिट्टी के जैसा दिखता नहीं था और वह शिकार करते थे। आज सफाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर एवं पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। यानी ये सफाई के केंद्र है। बाड़मेर अजरक पदंती सफ़ेद वस्त्रों के लिए विख्यात है। यानी बाड़मेर की अजरक प्रिंट है वो भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बाड़मेर के अजरक के अलावा मलिर प्रिंट भी है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है कि दोनों ओर की छपाई इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। यानी जो अजरक प्रिंट है ये लाल और नीला रंग है, इसमें प्रधान रंग है, आप याद रखें। और इसी की विशेषता ये होती है कि कपड़े के दोनों तरफ इनकी सफाई होती है और ज्यामिति यानी जो गणितीय संरचनाएं होती है वैसी ही कुछ संरचनाएं और तुर्की टाइलों से मिलती जुलती।
आड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में सुंदरी की सफाई होती है। तो याद रखें, लाल और काले रंग में सुंदरी की सफाई कहाँ होती है? आड़ और भीलवाड़ा में। और ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर सफाई कारण ये कस्बा सीपों का अकोला कहलाता है। यानी अकोला प्रसिद्ध है सफाई के लिए और इस क्षेत्र को सीपों का अकोला कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये सफाई कार्य बड़े पैमाने पर होता है। बगरू जयपुर अपने शाही बगैर काला लाल सफाई के लिए विख्यात है। ये सफाई के अंदर है, याद रखें आप। अकोला बगरू, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर में अनेक स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत उत्तम प्रकार के सरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यानी ये भी सफाई का केंद्र। यहाँ के शिल्पों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खारिद ने इन फूलों को वैज्ञानिक अध्ययन किया हो। ऐसा लगता है, ऐसे ठप्पे बनाए जाते हैं, उसे लगता है कि जिस फूल का ये ठप्पा बनाया गया है उसका उस बनाने वाले कारीगर ने वैज्ञानिक अध्ययन किया हो। पूरी जानकारी है, ऐसा लगता है। जीवित उठते हैं ये चित्र जब छपते हैं वस्त्रों के ऊपर। तो क्या आप जानते हैं, ये अपन थोड़ा कोटेशन देखते हैं, विशेष रूप से लिखा हुआ है सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंट। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट है ना, हैंड ब्लॉक है ना, हाथ से ठप्पे लगाने वाले। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग किस किस को? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को ये जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अपने राजस्थान में कितने जीआई टैग किस किस को प्राप्त हुआ है, इस पर मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। लेकिन ये आप तीनों याद रखें, सांगानेरी हैंड ब्लॉक, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया। कोटा डोरिया की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है कोटा की। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ताएं विशेषताओं के आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। यानी जीआई टैग उस क्षेत्र की जानकारी के साथ उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी का विश्वास दिलाता है। तो जीआई टैग के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा किस किस को। अभी जो सोजत की मेहंदी को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो विशेष रूप से करंट की दृष्टि से भी जीआई टैग राजस्थान में थोड़ा विशेष रहेगा, ये भी देखेंगे। आगे देखते हैं। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून कोटा में, मंगरोला कोटा का मसूरिया, तनसुख मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों की स्रोत मानी जाती थी। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में क्या थी? स्रोत मानी जाती थी। ये जालोर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी, यह भी याद रखें। वस्त्रों को सजाने के लिए सट्टापट्टी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टाक दिया जाता है। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों जैसे ऊंट, बैल आदि के झूली, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू, कनातों को सजाने के लिए किया जाता था। इन सट्टापट्टी का कार्य इन कपड़े के ऊपर कपड़ा सील देना, आकर्षक बनाना। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। यानी वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए क्या टांगते हैं? गोटा। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल का गोटा कहते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लपा लपी, बाकड़ी आदि इसकी विविध प्रकार है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। गोटा के प्रकार, लपा लपी ये क्या है? तो ये क्या है? गोटा के प्रकार है। गोटा, लपा लपी, बाकड़ी क्या है? गोटे के प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा 100 मास्या, 8 मास्या आदि प्रकार का भी होता है, ये भी याद रखें। चौड़ा गोटा, लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। लप्पी किसे कहते हैं? जो कम चौड़ाई का गोटा उसे लप्पी, और ज़्यादा चौड़ा है उस गोटे को क्या कहते हैं? लप्पा। इस तथ्य के साथ ही आगे अपन देखते हैं। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीने का काम करती है।
जिनमें ऊँट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों की विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े की सिलाई की जाती है, जिसे पेश वर्क कहते हैं। काट कर डिजाइन से सिलाई करना पेश वर्क। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से ओढ़नी की कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान उल्टी, बाकिया, चैन और लंबे छोटे टाँकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर भी कढ़ाई की जाती है। तो पुरुषों के कौन से वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती है? वस्त्र जामा है, चुग्गा है, अंगरखी है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाँकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। यानी कपड़ा लिया, उसके ऊपर कांच लगाया और फिर कढ़ाई करके उस कांच को कपड़े के ऊपर फिट कर दिया, बहुत ही चमकीला और भड़कीला बन जाता है। ये कहाँ है? पश्चिमी उत्तरी राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर में विशेष रूप से ये कार्य किया जाता है। अब वस्त्रों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण, राजस्थान की संस्कृति का, राजस्थान के हर त्यौहार और हर मांगलिक कार्य में आभूषण का तो महत्व होता ही है। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की इच्छा है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और राजस्थान के निवासी भी इसके कोई अपवाद नहीं है, ये भी बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, ये भी आप जानते ही हैं। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। यानी सभ्यताएँ थी, तभी से स्त्रियां और पुरुष आभूषणों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा और आड़ सभ्यता काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। तो याद रखें, कालीबंगा और आड़ सभ्यता की स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के क्या करती थी? आभूषण धारण करती थी, गहने पहनती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन आदि व लटकने वाले हार आदि पहनती थी। तो ये शुंगकालीन अवशेषों से पता चलता है। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित होते थे। इन सोने चांदी का प्राचीन काल से उपयोग होता रहा है। निर्धन स्त्रियां कांचा, पीतल, तांबा, कौड़ी, चीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। यानी जैसी अपनी हैसियत होती थी वैसे ही आभूषण पहनते थे। हाथी दांत से निर्मित आभूषण का भी प्रयोग किए जाते थे। अब धातुओं के साथ साथ हाथी दांत का भी प्रयोग किया जाता था आभूषणों में। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आया। जैसे समय के साथ विकसित होते गए, मनुष्य विकसित हुआ, वैसे ही आभूषणों में भी विकास हुआ। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियाँ देखी जा सकती है। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिकाएं आदि अनेक रूपों में आकार प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल में भी प्रचलित है। यानी हमें कैसे ज्ञात हुआ कि प्राचीन काल में भी लोग आभूषणों का प्रयोग करते थे? हमें कुछ न कुछ साक्ष्य मिले, फिर वहाँ मिली हुई मूर्तियों से हमें ज्ञात हुआ कि उस समय की संस्कृति में ये प्रचलित थे। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा कहा जाता है। जब आपको रीट जैसे एग्ज़ाम में, रीट है, पटवार है, कांस्टेबल है, जो प्री एग्ज़ाम आप देते हो किसी है, जैसे पीटीटी है, बीएसटीसी है, उन एग्जामों में आपको शीश पर पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में पूछा जाएगा तो निम्न में से कौन सा है या निम्न में से कौन सा नहीं है। तो उनमें से जो इस किताब में है वही ऑप्शन आपको पक्का मिलेगी, बोर, बोला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा। यानी ये शीश के ये आभूषण आप याद कर लो, आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। कंठ में धारण किए जाने वाला आभूषण, तो ये देखो सिर पर, ये कंठ के याद रखें। कंठ के हैं थमड़िया, थेरडियो, आड़, मूठिया, झालरा, ठुच्ची, ये कंठ के हो गए। फिर गले में और वक्स के धारण किए जाने वाला आभूषण तुलसी। ये सबसे इम्पोर्टेंट अपना आ गया बजटी, जो कि रीट एग्जाम में पूछा भी गया अभी। और स्टूडेंट अमूमन कह रहे थे कि ये नाम हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हमने 10वीं क्लास को पढ़ा नहीं। पढ़ा होता तो ये अपना गलत नहीं होता। तो ये कहाँ धारण किया जाता है? गले में या वक्स में, छाते पे। तो तुलसी, बजटी, आलरो, हांसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, आकर, मांदलिया, सपकली, हंसहार, चरी, कंठी, ये प्रमुख है। फिर आप कान में पहने जाने वाला देख लो। ये आपको अलग अलग अपनी नोटबुक में लिख लेना है
आभूषणों में से अगर पूछा जाएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ये पैराग्राफ आपको आभूषण कंप्लीट करवा देगा। कान में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी आदि। हाथ में कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी, कातरिया, कांच की चूड़ियाँ, नोगरी है, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है, ये हाथ में है। इसी प्रकार अंगुलियों में, ये भी विशेष याद रखें, बींटी, दामड़ा, हथपान, सड़ा तथा पाँवों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में ये याद रखें, नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौप, ये सोप है, भंवर, कड़ी आदि। और कमर में कंदोरा और करदनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने की पत्थर की खोल बनाकर सड़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। और सूप है, ये भी दांत का क्या है, आभूषण है, याद रखें। किसी स्त्री द्वारा दांत के बीच में सोने की कील जड़वाना सूप कहलाता है। तो ये सूप भी कान का आभूषण है। आभूषणों के बाद देखते हैं, राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। राजस्थान में पुरुष भी क्या है, आभूषण धारण करने में पीछे नहीं है स्त्रियों की तरह। कानों में मुर्किया, लौंग, झाले, सहलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और अंगुलियों में अंगूठी, यानी हाथों के याद रखें आप। फिर हाथों में अंगुलियों में अंगूठी, बींटी, मुंदड़ियाँ आदि पहनने जो रिवाज था वो अभी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी आभूषण पहने जाते हैं। पुरुषों का आभूषण भी विशेष याद रखें। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों को कंठ में हंसुली, हाथ और पाँव में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँव में कड़ों को कड़ूलिया कहते हैं, यानी कि कड़ूलिया किसे कहते हैं, याद रखें। पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसे घुघरिया फाँद दी जाती है। झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पैजनी भी कहते हैं। राती सीत्री में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन सनन बांध कर तैयार किया गया बच्चे के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रत्यावाड़ी या गांठ घूमड़ी नहीं हो नजरिया कहलाता है, नज़र से बचाने के लिए बांधा जाता है। बच्चों को कान से दुआ करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। और बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गूदड़ा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। कान के आभूषण है पुरुषों के, ये याद रखें। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। ठोस सोने की कुड़क होती है जिसे मुर्की कहते हैं, थोड़ी बड़ी होती है, ऐसी इसे मुर्की कहते हैं। यह आप स्त्री परिधान देख सकते हो। हादरो, ये गले में पहना जाता है छाती पर। खुगाड़ी, टोटी, झेला, टीला, शीशफूल, राखड़ी, बोर, लूंग, कांटो कान में पहना जाता है। एक नाक में लूंग भी, ये नाक और कान दोनों में पहना जाता है। बजटी, ये विशेष तौर से अगर आपने चित्र देखा होता तो भी रीट में 1 नंबर का फायदा होता। थामड़ियों वैसे रद्द हो चुकी है, कोई नुकसान नहीं है, इस बार याद करें पक्का। पैर के आभूषण देखो आप, कड़ा, टक्कन, आंवला, हीरा नामी, मौक्या, सैफुलिड नेवरी, जीबी, कड़ा, तोड़ा, चढ़ा, गोलिया। बाजू के देखो, बाजू, भुजबंद, टड्डी, बीठी, मूंदड़ी, हथफूल, आंवला, नोगरी, चूड़, गोखरू विशेष है। राजस्थान में आभूषण निर्माण में भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। आभूषण जितने पहने जाते हैं उससे ज़्यादा राजस्थान में निर्माण भी होता है और विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय से इसके संस्थापक के मानव मस्तिष्क में आभूषण की कितनी महत्ता थी, इसकी भान इस बात से ज्ञात होता है कि उन्होंने जयपुर की प्रमुख बाजार का नाम ही जोरी बाजार रखा, यानी वहाँ जोरी बाजार नाम से जयपुर में बाजार है। यहाँ की सबसे बड़ी शॉप का नाम माणक शौक रखा, क्योंकि माणक को रत्न का सरताज माना जाता है। माणक शौक है, रत्नों का सरताज माणक होता है। जयपुर स्थापना से ही तय हो गया था कि ये आभूषणों का केंद्र होगा। वर्तमान जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी, जो कि अपने चांदी के आभूषण तराकाशी धातु की बारीक तारों से निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तराकशी के लिए कौन है, श्रीनाथ जी प्रसिद्ध है।
इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला से कांच के भी सोने की बारीक काम किया जाता। थेवा कला कहाँ की? प्रतापगढ़ की। बेहद इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम आता है। पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है थेवा कला। इसके बाद और भी अपने इसकी विस्तार से पढ़ेंगे अगली पुस्तकों में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन प्रश्नोत्तर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।